आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। लगातार चर्चा हो रही है महामारी के बीच, कोरोना के बीच जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, इसकी मार से जनता दो चार हो रही है। ऐसे में जनता को इससे कैसे मिलेगी निजात? महंगाई से जनता पे हाल आखिरकार कब बदलेंगे हालात? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम कोशिश करें। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल लगातार बना हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए डॉक्टर सुनील कौशिक आपके पास आऊंगी। ममता काली का जवाब आपने सुना, विपक्ष के सवाल आपने सुने। आप ये बताइए इसका समाधान क्या नजर आता है? क्या कुछ इस समय वक्त की दरकार है? कैसे तुरंत एकदम जनता को राहत दी जा सकती है? नहीं, बिल्कुल। आप परसों आप शिल्पा देखोगी कि प्रधानमंत्री ने सिर्फ कहा कि जमाखोरों के खिलाफ राज्यों को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। 850 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरसों के दाम गिर गए। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार यदि चाहे तो महंगाई न रोक पाए। ठीक है। और जो ममता काले की बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि सरकार के हाथ में बहुत कुछ नहीं है। महंगाई को लेकर के, डीजल पेट्रोल को लेकर के जो बातें ममता काले ने कहा कि राज्यों के अधिकार क्षेत्र में भी टैक्स आता है, क्या कभी प्रधानमंत्री ने, वित्त मंत्री ने प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ, वित्त मंत्रियों के साथ महंगाई को लेकर के मीटिंग की? क्या कभी ऐसी कोई बातें रखी क्या राज्यों के साथ बांटी? जैसे कोरोना काल को लेकर के तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से बात करते हैं क्या महंगाई को लेकर के आज तक वार्ता किसी मुख्यमंत्री से की है क्या नीति आयोग जो बनाया हुआ है, वो नीति आयोग ने तमाम वित्त मंत्रियों के साथ बैठ के समीक्षा की है क्या? केवल और आप अपने आरोप प्रत्यारोप से बचने के लिए कहोगे कि जनता इसकी जिम्मेदार है, तो जनता तो निश्चित तौर से जिम्मेदार है कि जनता ने जिस विश्वास के साथ बीजेपी को सत्ता दोबारा पुनः चाबी सौंपी, वो सरकार, वो जनता ही जिम्मेदार है। आप बताइए कि 7 साल आपको सत्ता में रह गए, आप गैस सिलेंडर के दाम देखो, पेट्रोल डीजल के दाम देखो, तमाम ऐसी चीजों के दाम देखो जो डबल हो गए। तो क्या पहले इकोनॉमी नहीं थी क्या? पहले अर्थव्यवस्था नहीं थी क्या? पहले सरकारें नहीं चल रही थी क्या? कि इतनी महंगाई पे महंगाई बढ़ती जा रही है, वो सरकार को एक बार के लिए सोचना पड़ेगा। दूसरा, पेट्रोलियम मंत्री कई बार कह चुके हैं कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में आना चाहिए। प्रधानमंत्री निर्णय क्यों नहीं ले रहे हैं? इनकी कैबिनेट की मीटिंग की जो कमेटी होती है वो निर्णय क्यों नहीं ले रही है? तो ये सारी बातें यदि आपको निर्णय लेने पड़ेंगे, कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। विपक्ष का काम है, जैसे मनीष गुप्ता जी ने कहा कि यदि कार्रवाई होती जमाखोरों पर तो विपक्ष हल्ला करता, विपक्ष हल्ला करेगा। तो विपक्ष का काम है क्या कृषि कानूनों को लेकर के विपक्ष हंगामा नहीं कर रहा, तो सरकार कौन सी बातें मान गई? यदि आपके मन की बातें होंगी, विपक्ष कुछ कह देगा तो विपक्ष के ऊपर टालना थोड़ी होता है। विपक्ष का काम है आंखें खोलना। विपक्ष वहां निश्चित तौर से उंगली उठाएगा जहां सरकार ने गलत कार्रवाई की है। तमाम एजेंसियां केंद्र सरकार के पास हैं। क्या केवल नेताओं के पीछे छापे डालने के लिए हैं? क्या जमाखोरों के पीछे भी एजेंसियां लगाने का काम करेंगी? क्या विपक्ष को बिल्कुल कोई बात न होने देने के लिए एजेंसियां काम करेंगी? एजेंसियां इसके लिए भी हैं कि जमाखोर जो हैं इस देश में, कोई भी किसी भी पार्टी से ताल्लुका रखता हो, मुझे नहीं लगता कि चुनावों के समय पर कोई भी राजनीतिक दल का नेता इन लोगों के साथ आएगा। लेकिन सरकार कार्रवाई तो करे। केवल विपक्ष पे आप ठीकरा फोड़ लोगे, विपक्ष हंगामा करेगा। दिल्ली में आपने कार्रवाई की, कौन सा विपक्ष का साथ काडरा के साथ आ गया? एक नेता का बयान दिखा दीजिए जो काडरा के साथ खड़ा हुआ है। जो लोग हैं देश के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ हैं, देश के कानून के खिलाफ हैं, विपक्ष का मुझे लगता है कोई भी नेता उनके साथ नहीं होगा। लेकिन सरकार कड़ी कार्रवाई करे दृढ़ संकल्प के साथ, तो मुझे लगता है विपक्ष भी मजबूरी में उनके साथ होगा, जनता भी उनके साथ होगी। लेकिन आप बच नहीं सकते। आपकी जिम्मेदारी है जिस विश्वास के साथ सरकार ने, जनता ने आपको सत्ता की चाबी सौंपी है, तो आप बच के भाग नहीं सकते हैं। तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो यहाँ महंगाई को रोक सकती हैं। ममता जी जवाब दीजिए। और साथ ही आप लोगों की दोहरी जवाबदेही इस लिहाज से भी तय हो जाती है क्योंकि जनता ने आपको डबल प्यार दिया है मैम, इसलिए जनता के एक्सपेक्टेशंस आप लोगों से डबल है कि पीएम नरेंद्र मोदी किसी भी तरह से उन्हें महंगाई से निजात दिला दे। देखिए, ऐसा है, जहां तक आदरणीय जनता का सवाल है, जनता की हर बात, हर चीज सर माथे पर है। और जहां तक अभी ये बात हो रही थी, जो कह रहे थे कि काला बाजारी को रोकना चाहिए, और काला बाजारी को जब रोका जाता है तो विपक्ष उनके साथ नहीं देते, और नवनीत कालरा की बात की जा रही थी। मैं इनको बता दूं कि आम आदमी पार्टी ने 2020 में नवनीत कालरा को दिल्ली के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया था। और जब नवनीत कालरा को पकड़ने की भी बात की गई थी, तो कई चीजें विपक्ष से ऐसी निकल करके आई थी जो उनको शोभा नहीं देती है। और जो काला बाजारी है, काला बाजारी को रोकने का जो काम और कृत्य होता है, वो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है। और इसमें मैं ये बात साफ कर दूं कि चाहे वो किसी भी पार्टी से शासित राज्य हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कम्युनिस्ट हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, वो उनकी जिम्मेदारी होती है और उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाना चाहिए।
काला बाजारी को रोकना और हेल्थ वाली जो का जो काम होता है, हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट होता है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होता है, तो हर स्टेट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मतलब स्टेट, जब उनके स्टेट में ऐसी चीजें हो जाती हैं, वो अपने लोगों को जो उनके नाक के नीचे जो काला बाजारी आदि हो रही होती है, गलत कृत्य हो रहे होते हैं, जब वो उन पर लगाम नहीं कर पाते हैं तो तुरंत हाई तौबा मचाना शुरू कर देते हैं। ये गलत है। अगर स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर सकती, उनके जो बैठे हुए मुख्यमंत्री है वो काम नहीं कर सकते, तो फिर उनको मुख्यमंत्री रहने का कोई हक नहीं है भाई। फिर आप छोड़ दीजिए अपनी गद्दी को। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी बड़े अच्छे तरीके से देश चला रहे हैं, वो प्रदेश भी चला लेंगे। और तीसरी मैं जरूरी बात ये बोलना चाहती हूँ, बार बार ये कोट किया जा रहा है कि ममता जी ने बोला कि जनता का काम है काला बाजारी रोकना। मुझे लगता है कि जो लोग यहाँ पर पैनल में बैठे हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि किसी दूसरे पैनलिस्ट को गलत तरीके से कोट ना करें। ये अच्छी बात नहीं है, ये गलत बात है। और अगर आपको कोट करना है ममता काले को, आप जरूर कीजिए, लेकिन करेक्ट तरीके से कीजिए। मैंने जो बोला है उसको पूरा सुनिए और उसके बाद कोट कीजिए। मैं भी इस देश का हिस्सा हूं भाई, मैं भी इस देश की नागरिक हूं, मैं भी टैक्स पेयर हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं, नेता हूं, वो एक चीज है। परंतु आप मुझे गलत तरीके से कोट करेंगे तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी ना। बार बार आप ये बोलेंगे कि ममता काले बोल रही है कि जनता काला बाजारी रोकेगी। कहाँ पर? अच्छा, फिर कौन रोकेगा मैम? ममता काले साहब, ममता काले जी, आप सत्ता पक्ष की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रही हैं इस डिबेट में, तो जिम्मेदारी आपकी बनती है कि सवाल आपके ऊपर दांगे जाएंगे, तो इसमें घबराने की क्या बात है? आप इसको व्यक्तिगत तौर से मत लीजिए किसी की, या किसी ने कहा भी है तो इसको बड़ा हृदय मान करके उसका जवाब दीजिए आराम से, क्योंकि आज आपको सत्ता है। और सुनिए, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा ममता जी, समझिए ममता, मैं सुनील कौशिक बोल रहा हूँ, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा। किसी के भी चेहरे नहीं है, नहीं, बिल्कुल ठीक बात नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष का प्रतिनिधित्व का मतलब यही होता है कि बड़ा हृदय करके सारे लोगों की बात मानना, चाहे वो सपा के कहें, कांग्रेस के कहें, या कोई मीडिया से संबंधित व्यक्ति कहे। यार आपका अब गलत तथ्य आपको ले जाने दूं, ऐसे नहीं होता। नहीं, गलत तथ्य नहीं है ना, वो हो सकता है, नहीं वो हो सकता है कि आपके हिसाब से सही तथ्य हो और समाजवादी पार्टी के हिसाब से तथ्य सही नहीं हो। ये तो ममता काले जी, ये तो जनता उनकी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं होती कि इस पैंडेमिक के समय पर आप इंसानियत के नाते ये सोचें कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। चलिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, होती है, लेकिन अगर वो उसका पालन नहीं करेंगे इस समय देश में माहौल चल रहा है, निश्चित तौर से ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, निश्चित तौर से ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और ममता काले जी, आप नहीं टाल सकती कि प्रदेश सरकारों का ये काम है, जब प्रदेश सरकार फेल हो जाती है तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लेकिन ज्यादातर प्रदेशों में तो बीजेपी की ही सत्ता है ना, जहां ज्यादातर प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है। गलत है ना, ये आप बेतुके। ममता जी ठीक है, अगर आप कह रही हैं, ममता जी सुनिए, अगर आप कह रही हैं इस वक्त हमें कोविड की बात करनी चाहिए, इस वक्त हमें लोगों को बचाने की बात करनी, अरे जिंदा रहेंगे तब खाएंगे ना। अरे तो सब कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा है? और अगर खाने को ही नहीं मिलेगा तो कैसे जिंदा रहेंगे? ममता जी क्या बात कर रही हैं आप? सब आपके साथ क्या बात कर रही हैं सरकार के साथ हैं? एक सरकार ने कहा ताली ठीक थाली है, बजाओ, लेकिन जो लोग कोविड से बच भी गए हैं, उनके घर में खाने को दाने नहीं होंगे तो वो बच कैसे पाएंगे? हो जाएगी, लॉकडाउन मत कीजिए। और इस बार जब लॉकडाउन नहीं किया गया, सेंटर की तरफ से, केंद्र की तरफ से डिसेंट्रलाइज कर दी गई वो सारी जो पार्ट्स थी, वो भी जब अच्छा, एक सेकंड किया गया। ममता काले, आप फिर गुस्सा हो जाएंगी, आप फिर नाराज हो जाएंगी अगर मैं आपको रोकूंगी तो। एक सेकंड ममता जी, कपिश जी बोले, एक सेकंड। ममता काले, कपिश श्रीवास्तव ने भी आपको टोका, सुनील कौशिक आपको टोक चुके हैं कि आज महंगाई के मुद्दे पर चर्चा है, उस पर क्यों नहीं बात कर रही हैं? भाई बहुत सीधी सी बात है, महंगाई इनके बस की नहीं है। हाँ। क्योंकि सरकार को अनुभव नहीं है, ये सरकार अनुभवहीन सरकार है। मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूँ कि कोरोना काल के पहले, 2020 के पहले, अब ममता जी सुन लीजिए, आंकड़ों से बात करूंगा, आप आंकड़ों की जबान समझती हैं, मैं आंकड़ों से बात करता हूँ आपसे, आप सुन तो ले, हमारे आंकड़ों का जवाब आंकड़ों से। ठीक है ममता काले, यहाँ पर कपिश जी कुछ आंकड़े रख रहे हैं आपके सामने, एक सेकंड सुन लेते हैं मैम। मैं सीधी बात कह रहा हूं कि हमारी बहन आंकड़ों से जवाब दे लेंगी, और आंकड़े में तो ये बाजीगरी इनको आती है। मैं सीधी बात कह रहा हूं, कोरोना काल से पहले
इस देश की जो जीडीपी थी वो 3% की थी, और जब 2014 में पाई थी तो लगभग 10% की थी। जो हमारी बेरोजगारी दर थी 2014 में वो 2.47% थी। इस समय कोरोना काल से पहले 9% थी। ये तो पूरे अखबार से लेकर के हर जगह पे कोटेशन है, आप पता कर लें। हाँ। उसके बाद जो 65 साल की सरकार, जिसमें कि अटल बिहारी जी की भी सरकार थी, उन्होंने अब ये सुन ही नहीं रही है। अरे भाई आप सुन तो लो। ममता जी क्यों नहीं, आपके पास जवाब नहीं, आपके पास जवाब नहीं। आप इतना सीनियर बीजेपी की प्रवक्ता हो गई, लेकिन आपके पास आंकड़े काटने की क्षमता नहीं है। आप डिरेल कराती हैं डिबेट को। अरे आपने केवल 7 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे इस देश को बर्बाद किया है। विश्व बैंक से आपने 51 लाख करोड़ रुपए उठाए हैं। ये महंगाई में डाला है आपने। महंगाई इसलिए आपसे कवर नहीं हो रही है कि ये सरकार तमाम मोदियों को पैसा दे के विदेश भेज रही है। ये तमाम बैंकों की चूल्हे हिला रही है। ये संवैधानिक एक एक करके प्लीज हिला रही है। ये ममता जी, कपिल श्रीवास्तव, आप दोनों से मेरी दरख्वास्त है, सेक्शन 8 में परिवर्तन कर दोनों रही में है। से किसी की बात भी समझ में नहीं आएगी। अनुमाचार्य, मेरा समय है, इसमें ये क्यों बोल रही है? ये क्यों बोल रही है? मेरा समय है। ठीक है, मैं तो सीधे बात कह रहा हूँ कि महंगाई इनके बस की नहीं है। हाँ। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स को ये समझ रही होती और इनकी सरकार समझ रही होती तो आज देश की ये हालत नहीं होती। मांग और पूर्ति की बात नहीं है। इस समय एफएमसी का जो भी मार्केट है वो पूरा का पूरा डिमांड भी बना हुआ है और उसकी पूर्ति भी हो रही है। लेकिन इसमें जमाखोरी को इन्होंने चबा लिया अपने सरकारों से, क्योंकि सरकार उस पर छापे नहीं मार रही। इनको और सरकारें दिख रही हैं, और जहां डबल इंजन की सरकारें चल रही वहां कोई छापा नहीं पड़ रहा है। और महंगाई उसी तरीके से, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, तमाम राज्य उस पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? और वहां पेट्रोल क्यों नहीं सस्ता करा रही है? डबल इंजन की इनकी सरकारें चल रही है, जहां कह रही थी कि अन्य सरकारें भी कर सकती हैं। ये महंगाई बढ़ाने वाली सरकार है। इनको मानता नहीं है कि ये आंकड़ों पे बात कर सके। इन्होंने केवल 7 वर्ष में 51 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर विदेशों से उठाया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कुछ नहीं दिया इस देश को। लेकिन जनता को सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि उसकी जेब से कितना पैसा जा रहा है, और सीधे तौर पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतें जाहिर सी बात है अन्य तमाम चीजों के दाम खुद ब खुद बढ़ा देती है। इस पर समाधान सबसे पहले जनता चाहती है। ठीक है, अनुमाचार्य, उसके बाद मनीष गुप्ता। शिल्पा जी, मेरा ये कहना है कि जो भी अभी बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, मैं उसी पर कहना चाहती हूँ कि लोग भी जिम्मेदार हैं, राज्य भी जिम्मेदार है, जमाखोर भी जिम्मेदार है, बस सरकार जिम्मेदार नहीं है। अगर राज्यों के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री रहने का हक नहीं है तो प्रधानमंत्री को कौन सा हक बनता है? उसी लॉजिक से जा रही हूँ मैं, अपने तरफ से नहीं कह रही हूँ। वो लॉजिक था कि चूंकि मुख्यमंत्री असफल हैं तो उनको रहने का हक नहीं है, तो प्रधानमंत्री को रहने का बिल्कुल हक नहीं है सबसे पहले। और इनकी जो कांग्रेस, जो बीजेपी की नेता थी, पहले वो महिला नेता प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजा करती थी। मैं चूड़ी के साथ बिंदी भी लगा के भेजूंगी। उस बिंदी का गोल ये बताएगा कि ये सरकार जीरो रही है। बहुत बिना शऊर की सरकार है, फूहड़ सरकार है। फूहड़ पे उसको क्वालिफाई करती हूँ। इस सरकार ने जितने भी जगह जो भी काम किए हैं वहां कहीं इम्पेटस नहीं दिया है। हर मंत्री ट्विटर पे ज्यादा मिलता है, अपने विभाग का काम नहीं करता। अगर अपने विभाग का काम करता होता और ट्रोल नहीं करता होता दूसरों को, तो आज देश की स्थिति दूसरी होती। और तो और हमारा जो डिफेंस है उसमें जो खरीद हो रही है वो इमरजेंसी परचेज में हो रही है। इमरजेंसी में हम कोई चीज खरीदते हैं तो क्या वो हमेशा महंगी नहीं मिलती? जैसे रेमडेसिविर मिल रहा है, उसी तरह से हमको आयुध भी महंगे मिले। हर चीज में हम बनी हुई संस्था, बने हुए सिस्टम को नकारना चाहते हैं, क्योंकि अंदर इतना कॉम्प्लेक्स है। इस सरकार में इतनी हीन भावना है। पढ़े लिखों से प्रॉब्लम है, समझदारों से प्रॉब्लम है, शिक्षित लोगों से प्रॉब्लम है, जो लोग व्यवस्था से काम करता है उनसे प्रॉब्लम है, इंस्टीट्यूट से प्रॉब्लम है। जहां जहां व्यवस्था, इवन हमारी आर्म फोर्सेस को नहीं छोड़ा इन्होंने। तो ये जो महंगाई की कहानी है, इसको ये सरकार, ये ईंधन जीवी सरकार है, ये पेट्रोल जीवी सरकार है, और ये उसी के द्वारा सब कुछ अपने जेब में भर रही है, लेकिन लोगों तक उसका लाभ नहीं पहुंचा। ठीक है, और अब तो सवालों से भी इनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मनीष गुप्ता, आपके पास आते हुए, क्या अगर जमाखोरी नहीं होती तो सब कुछ एकदम स्मूथली चल पाता? अगर सरकार जितनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जमाखोरी जैसे मसलों पर, कालाबाजारी जैसे मसलों पर अगर करती तो स्थिति काफी हद तक कंट्रोल में होती। चले जाते हैं। अभी 2, 3, 4, 5 मुद्दे खड़े हो गए, मैं एक एक का जवाब देता रहता हूँ। हाँ। अभी कपिल श्रीवास्तव ने थोड़ी देर पहले बिना किसी वजह के अदानी और अंबानी को जोड़ दिया, अडानी अंबानी को। उनमें से किसी भी नेता की इतनी हिम्मत नहीं होती कि अडानी अंबानी के साथ वाड्रा को जोड़ के पूछ सके वो इतने लाख करोड़ के मालिक कैसे हो गए। खैर,
छोड़ देते हैं। अभी अनुमा आचार्य जी ने कहा कि डिफेंस में इमरजेंसी फंड से खरीदारी हो रही है। बहुत सही बात कही है अनुमा आचार्य जी ने। अगर डिफेंस में इमरजेंसी फंड से खरीदारी हो रही है, डिफेंस के स्ट्रक्चर में भाजपा सरकार ने कुछ भी चेंज नहीं किया, तो फिर इमरजेंसी में खरीद का मतलब है कि पहले से जो खरीद का सिस्टम था वो बिल्कुल खराब और रोटन हो चुका था और मजबूरी में देश की सुरक्षा के लिए फंड करना पड़ रहा है। एक बार काम होते आए हैं, अलग अलग सारे अरे मैं आप जितना आप जानती हैं, सुनिए सुनिए, नहीं आप गलत कह रही हैं। आप नहीं आप बिल्कुल ऑलरेडी थे उस समय, उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया बीच में नहीं बोलिए। आप कितनी स्पेशलिस्ट हैं। क्योंकि आप गलत बोल रहे हैं। दिस इज द वेरी ठीक है, फैक्ट सही होने चाहिए। एक सेकंड सर। नहीं बिल्कुल नहीं, सब्र करिए। आपको नहीं मालूम है इसके बारे में, आप नहीं बोल। ठीक है अनुमा जी, आगे आपकी बात। देखिए सारे प्रस्ताव ठीक है टेबल पर थे, लेकिन जितना सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिए थे और जब चीन चढ़ाया तब जाके इमरजेंसी पर नहीं ठीक है। आप जिन विषय में बिल्कुल पारंगत नहीं है उसके बारे में आप नहीं बोल सकते। सुनने की क्षमता रखिए। सुनने की बात नहीं है। अनुमा आचार्य जी, अनुमा आचार्य जी, सुनने की क्षमता रखिए। अरे सुनने की क्षमता रखिए, मुझे पता है। ये बात मैं अगर कोई रक्षा विशेषज्ञ होता सुन लीजिए नहीं सुन सकते। नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं ना। आप मेरे को बोलने से नहीं रोक सकती। के बीच में नहीं बोलती। नहीं ठीक है अनुमा जी, एक बार कंप्लीट करने दीजिए। अब आप मेरी बात ठीक है अनुमा जी, प्लीज कंप्लीट करने दीजिए। नहीं आपके लगता है आपकी दुखती रग पे हाथ रख दिया है। आप सब्र करिए। आप लॉजिस्टिक्स, मुझे पता है आर्मी में आप लॉजिस्टिक्स संभालती रही। बिल्कुल एग्जैक्टली, और लॉजिस्टिक्स से नहीं संभालती थी, मैं आर्मी में या एयरफोर्स में लॉजिस्टिक्स ठीक है अनुमा जी, सुन लीजिए एक बार, उसके बाद जो भी आपत्ति होगी आपको दर्ज करा सकती हैं। मेरी भी कुछ जानकारी है। हाँ, अब मेरी समझ लीजिए, फाइनेंस के बारे में जो मेरी जानकारी, समझ लीजिए आपका भी ज्ञानवर्धन होगा, हमारी भी ज्ञानवर्धन होगा दोनों की बातों से। अब आते हैं बेसिक फंडामेंटल्स पे कि फाइनेंस की शॉर्टेज कैसे हो रही है, क्या मामला चल रहा है। देखिए, इस देश में पुराने सालों में जो सरकार आई वो खूब कर्ज लेती गई और लोगों को लगा ये तो सरकार अच्छी चल रही है, और ये नामुराद बीजेपी सरकार ऐसी आई है, ये कर्ज नहीं लेना चाहती, ये देश से ही खर्च करके अपनी पोजीशन को ठीक कर रही है और कर्ज चुका रही है। तो कई लाख करोड़ का कर्ज, पेट्रोल का कर्ज चुकाया, वो समझ नहीं आएगा देश को। समझ में हमें ये आएगा बस कैसे हम लोन चुका दें। ये वही पार्टी की पैरोकारी कर रही हैं जो ये कहते हैं सब जनता को 60,000 40,000 रुपए पर मंथ का जो साल का बेरोजगारी भत्ता देना शुरू कर दो। अरे मनीष जी, जब आपको आंकड़ों की जानकारी नहीं है, सबको फ्री दवाई दे दो, बीच में कोई नहीं बोला। आप मुझे बताइए, 7 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर 51 लाख करोड़ रुपए लिए, 51 लाख करोड़ रुपए लिए। क्या आपको जानकारी नहीं है मनीष जी? आपको मनीष जी जानकारी नहीं है? जब आपको जानकारी नहीं है तो किस तरीके से आप अर्थशास्त्र कर सकते हैं? जब आपको यही मालूम नहीं है कि सबका समय जाया होता है ऐसे। ठीक है मनीष जी, आपके आंकड़ों पर इन्हें आपत्ति है, ठीक है। अनुमा जी ने भी आपत्ति दर्ज कराई है। एक सेकंड, नहीं करने दूंगा। जब इनको जानकारी नहीं है तो इनको जानकारी करके अनुमा जी, ठीक है सर एक सेकंड। मनीष गुप्ता छोड़िए इन आंकड़ों को, आंकड़ों के फेर में नहीं जाते हैं। आप बस मुझे इतना बता दीजिए। मनीष गुप्ता, आवाज आ रही है मेरी? आपका फाइनल कमेंट मैं चाहूंगी सर, मेरे पास ज्यादा समय है नहीं। क्या होना चाहिए अब? आप अर्थशास्त्री है, अर्थशास्त्री होने के नाते क्या सुझाव आप देंगे सरकार को? क्या इस समय किया जाना चाहिए महंगाई को लेकर? निश्चित रूप से कानून का सहारा लेकर लगातार जनता, जो व्यापारी वर्ग है, उसको समझाने का और कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। ठीक है, ताकि महंगाई अपने आप नीचे आ जाए। लेकिन आप समझ लीजिए, ये शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म में हमें अपने कानूनों को और सुदृढ़ करने की जरूरत है और न्याय व्यवस्था को तुरंत फुरत तेज करने की जरूरत है, ताकि लोगों में कानून का डर हो। देखिए, पुलिस वाले 1000 पे 1 होंगे, लेकिन हमें कानून का डर इतना तेज बनाना पड़ेगा, तभी बढ़ते दामों को कंट्रोल में लाया जा सकता है। ठीक है, अनुमा आचार्य, आपका फाइनल कमेंट। व्यापारी अगर महंगाई बढ़ाए तो फंसे। जनता को महंगाई से राहत कैसे मिल पाएगी? मेरा ये कहना है कि सरकार को अपने पूरे काम पर नियंत्रण करना पड़ेगा। जहां पर उनके लूप होल्स हैं उन्हें भरना पड़ेगा, और पूरा का पूरा चूंकि दारोमदार उनका है तो देश को चलाने में खुद का जिम्मेदारी लेनी होगी। एग्जैक्टली। कपिल श्रीवास्तव, देखिए, बहुत सीधी सी बात है, जहां जमाखोरी है वहां इनको
बकायदा जो है वो पुलिस और अन्य इंस्टीट्यूशन को लगाना पड़ेगा और इन पर विधिक कार्रवाई करनी पड़ेगी। और साथ ही जब तक आप देश की इकोनॉमी नहीं उठा पाएंगे, जब तक आप बेरोजगारी दूर नहीं करेंगे, तब आप महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनकी नीतियों की वजह से 5 करोड़ लोग जो है वो बेरोजगार हो चुके हैं। अगर महंगाई कम भी हो जाए तो वो 1 किलो चीनी खरीदेंगे कैसे? 50 रुपए की चीनी भी वो तब खरीद सकते थे जब उनको तनख्वाह मिल रही थी। जब वो हटा दिए गए तो वो 5 पैसे की चीनी नहीं खरीद सकते हैं। और मनीष गुप्ता जी यहाँ बैठे हुए हैं, इनको इन्होंने बताया नहीं कि मनीष गुप्ता जी अर्थशास्त्री बन करके बैठे हैं, इन्होंने बताया नहीं जब आधार वर्ष में परिवर्तन कर देंगे, जब आप 10% की जीडीपी को 3% पे ला देंगे, 3% जीडीपी को -10% पे ला देंगे, बेरोजगारी दर को आप जब है 9% से उठा करके 40% पे ला देंगे, और देश माफ कर रहा होगा। एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि शिक्षित बेरोजगारों ने किसानों से ज्यादा आत्महत्या की है, वो मनीष जैसे अर्थशास्त्रियों को नहीं दिखाई दे रहा। जनता की क्या आपको जरा सी भी परवाह नहीं है? मेरा सवाल आप सभी से, क्या जनता की थोड़ी सी भी परवाह है? क्या कोई समाधान निकालने की तरफ वाकई में बढ़ना चाहता है? डॉक्टर सुनील कौशिक, फाइनल कमेंट आपका। क्या जनता को वाकई में कुछ राहत मिलेगी, या इन्हीं महंगाई के आंसुओं के साथ उसे जीने की आदत डाल लेनी चाहिए? बड़ा जिम्मेदारी से मैं कहना चाहता हूं कि सरकार सब कुछ कर सकती है। मुझे लगता है 1 हफ्ता लगेगा ये सरकार जिम्मेदारी से कार्रवाई करे, लेकिन करना नहीं चाहती। सरकार को सब पता है कहां जमाखोरी है, किनके पास जमाखोरी है, कौन लोग हैं, सबको पता है। लेकिन सरकार यदि अपना पराया को दूर करके यदि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे तो मुझे लगता है 1 हफ्ता नहीं होगा कि महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन सरकार को ये कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। क्या सरकार ये कड़ा कदम नहीं उठाएगी, कहेगी कि चंदा इनसे ही लेना है, और इस बात का तो इंतजार है कि आखिरकार ऐसा होगा कब? बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। तो कुल मिलाकर महंगाई की मार, जनता परेशान, चारों तरफ हाहाकार। जब विपक्ष में होते हैं तो महंगाई को लेकर सरकार पर सवाल उठाते हैं, जब सत्ता में आ जाते हैं तो फिर विपक्ष को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन इसके बीच जनता महंगाई के वजह से क्यों पिसती रहे, इस सवाल का जवाब कभी नहीं दे पाते हैं। चलिए, इसी के साथ मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.